तो लास्ट टाइम हमने कवर किया था बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज हम कवर करेंगे पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। ये हमारे यूनिट नंबर 1 का लास्ट टॉपिक होगा कम्युनिकेशन स्किल में। तो चलिए देखते हैं पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। तो पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन में सबसे पहले हम जान लेते हैं पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है। पर्सपेक्टिव मीन्स सोच या फिर विचार या हमारे देखने का तरीका। पर्सपेक्टिव क्या होता है? पर्सपेक्टिव्स आर आइडिया, व्यूज और फिक्स्ड वे ऑफ थिंकिंग। दिस समटाइम अफेक्ट आवर कम्युनिकेशन। पर्सपेक्टिव मतलब सिंपली हमसे कह सकते हैं कि जैसे हम किस तरह से सामने वाले को सोचते हैं या हम किस तरह से हम खुद को सोचते हैं, हमारा व्यू क्या है देखने का, सामने का देखने का तरीका क्या है। हो सकता है हम जो व्यू से देख रहे हैं वो सामने वाला कुछ दूसरे व्यू से देख रहा हो। मतलब जैसे कुछ सामने एक पेंटिंग है, वो पेंटिंग के कभी कभी दो मीनिंग होते हैं कि हम जो नज़र से पेंटिंग देख रहे हैं वही दूसरे नज़र से उसे कुछ दूसरा पेंटिंग दिखाई दे रहा होगा, तो उसे हम पर्सपेक्टिव कहते हैं। तो ये समटाइम जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो ये कभी अफेक्ट करता है समटाइम्स। तो चलिए देखते हैं किस तरह के इसमें क्या क्या फैक्टर्स है, फैक्टर अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन, ये देख लेते हैं एक एक पॉइंट। फैक्टर अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन में ये सब जितने भी फैक्टर है, इसके पहले हम एक छोटी सी स्टोरी देख लेते हैं। तो इससे क्या होगा, हमें मतलब जल्दी समझ आएगा ये टॉपिक इसमें क्या कहना चाहते हैं। मतलब जो टॉपिक है कम्युनिकेशन में पर्सपेक्टिव का क्या रोल है, मतलब पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन में क्या क्या मतलब बताया गया। चलिए ये स्टोरी देख लेते हैं हम। तो पहला पॉइंट क्या दिया गया, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा हैव जस्ट शिफ्टेड टू न्यू नेबर विद देयर सन विवान। तो यहाँ क्या बताया गया कि दो जो फैमिली मतलब जो फैमिली है ये अपने बेटे के साथ शिफ्ट हुए कहीं एक प्लेस में। तो अब दूसरा पॉइंट देखते क्या है, विवान हैज़ डाउन सिंड्रोम। मतलब विवान जो है उसे क्या है, डाउन सिंड्रोम है। ये जो डाउन सिंड्रोम है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। तो थर्ड पॉइंट देखते क्या है। तो थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया है, मिसेस शर्मा टेक हर सन टू द पार्क एवरी इवनिंग। तो एवरी इवनिंग यानी कि शाम को क्या है, शाम को अपने लड़के को कहाँ लेकर जाते, पार्क में लेकर जाते घूमने खेलने के लिए। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, नो चिल्ड्रन इंटरेक्ट विथ हर सन एक्सेप्ट रोहन। तो जो रोहन नाम का लड़का रहता है वो विवान के साथ मतलब खेलता रहता है। मतलब बाकी के कोई जो लड़के बाकी के जो लड़के वो उस विवान के साथ नहीं खेलते, लेकिन जो रोहन है, रोहन ही सिर्फ मतलब फ्रेंडशिप है या उनमें फ्रेंड्स है, तो वो एक दूसरे के साथ बात करते हैं, अच्छे से खेलते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट क्या बताया गया है, ऑल द मदर एक्सेप्ट रोहन मदर हैव टोल्ड देयर चिल्ड्रन नॉट टू प्ले और टॉक विद विवान फेयरिंग दैट ही माइट गेट वायलेंट विथ देयर चिल्ड्रन। मतलब फिफ्थ पॉइंट में क्या बताया गया है कि जो फिफ्थ पॉइंट है यहाँ सबके मतलब मम्मी ने कह दिया कि वो विवान उस लड़के के साथ मत खेलो, उसे ऐसी बीमारी या फिर उन्हें प्रॉपर उसकी मम्मी को जो उनकी मम्मी है उनकी मम्मी को प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि क्या है डाउन सिंड्रोम। तो ये सब बताया गया है कि उन लड़कों के साथ मत खेलो, लेकिन जो रोहन की मम्मी है उन्होंने मना नहीं किया कि मतलब उस लड़के के साथ मत खेलना, ऐसा कुछ मना नहीं किया है। वो बोलते खेल लो भाई, तुम मतलब खेल सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है मतलब। अब सिक्स्थ पॉइंट देखते क्या है। अब सिक्स्थ पॉइंट में क्या बताया गया है, रोहन्स मदर हैड रीड लॉट बुक चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम। यहाँ क्या है, जो रोहन की मम्मी ने क्यों मना नहीं किया था कि तुम विवान के साथ मत खेलो, क्योंकि उनकी मम्मी ने जो डाउन सिंड्रोम जो डिजीज़ है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर, इसके बारे में उन्होंने पढ़ा था उनकी मम्मी ने, तो इसलिए कहा कि मतलब तुम खेल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, वायलेंस नहीं होता। वो जो विवान है वो कभी नहीं मतलब ऐसे तुम्हें कुछ हार्म ये करेगा, कुछ नहीं होगा, तुम अच्छे से उसके साथ रह सकते हो। अब 7 पॉइंट का है, वाइल ऑल द मदर्स थिंक दैट चिल्ड्रन विथ स्पेशली नीड आर प्रोन टू वायलेंस रोहन मदर नो दिस इज़ नॉट ट्रू। मतलब यहाँ के जो बताया गया कि जो रोहन मतलब जो विवान है वो क्या है, उससे जो मतलब डिसऑर्डर है, तो उससे क्या है वो जल्दी मतलब वायलेंस करता है या फिर जल्दी शोर मचाएगा, जल्दी चिढ़ेगा, जिससे कि वो मतलब हार्म पहुंचा सकता है किसी को, मतलब जैसे मार सकते हैं। तो लेकिन रोहन की मम्मी ने क्या, उन्हें मालूम है कि ये सब गलत बातें, जब तक तुम किसी को छेड़ोगे नहीं या जब तक तुम किसी को परेशान नहीं करोगे तब तक वो सामने वाला कुछ करेगा ही नहीं ना। जब तुम सामने वाले को कुछ मतलब ऐसे चिढ़ाओगे या मारने की कोशिश करोगे तभी तो वो सामने वाला चिढ़ेगा। तो यहाँ हमारा 8th पॉइंट क्या है, जो रोहन की मम्मी थी उन्होंने मतलब काफ़ी रिसर्च की थी, काफ़ी पढ़ा हुआ था जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में, डाउन सिंड्रोम के बारे में, तभी वो रोहन को मतलब ये अप्रूव कर रहे थे कि आप खेल सकते हो विवान के साथ, मतलब कोई उन्हें कुछ तकलीफ़ मत पहुंचाओ तो वो तुम्हें तकलीफ़ नहीं पहुंचाओगे। तो ये देखने का तरीका है। मतलब जो बाकी के लड़के लोग थे उनकी मम्मी ने मतलब काफ़ी रिसर्च नहीं की थी या फिर कुछ पढ़ा नहीं था, उन्हें कुछ जानकारी नहीं थी, तो उनके लड़के को कह रहे थे कि मतलब तुम इनके साथ मत खेलो विवान के साथ, क्योंकि उन्हें जेनेटिक डिसऑर्डर है। और रोहन की मम्मी ने क्या किया था, उनकी मम्मी ने पढ़े लिखे थे, तभी इसे हम कहते हैं
पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स देखने का तरीका, हम देखने का तरीका, सुनने का तरीका, तो ये हम देख सकते हैं कि मतलब तुम्हारे देखने का तरीका क्या है या फिर बाकी लोगों का देखने का तरीका क्या है। तो इसे हम पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं इसके फैक्टर्स क्या है पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन में। तो फर्स्ट इज विजुअल पर्सपेक्टिव। विजुअल परसेप्शन इज द ब्रेन एबिलिटी टू मेक सीन ऑफ वॉट वी सी थ्रू आवर आइज। मतलब यहाँ क्या हम हमारी आंखों से क्या देख रहे हैं, मतलब जैसे वही हो गया कि ये सामने एक पेंटिंग रखी है और फिर दो बंदे लोगों को दिखाई दे जा रहा है कि दो आदमी को दिखाई जा रहा है कि तुम क्या देख रहे हो और तुम क्या देख रहे हो, दूसरे को पूछ रहे हैं। तो वो कह रहा है कि मतलब मुझे ये दिखाई दे रहा है और दूसरा वाला कह रहा है कि मुझे कुछ दूसरा दिखाई दे रहा है। सेम जैसे सामने एक दूसरे के सामने अपोजिट में आदमी खड़े कर दो और जो नहीं क्या मतलब 6 डिज़ाइन कर दो, जैसे कि यहाँ एक आदमी खड़ा है और यहाँ एक आदमी खड़ा है। तो यहाँ क्या होगा कि जैसे इधर 6 बना दिया, मतलब एक 6, तो ये कहेगा मुझे 9 दिखाई दे रहा है और ये कहेगा मुझे 6 दिखाई दे रहा है। तो सेम वही है कि यहाँ विजुअल पर्सपेक्टिव मतलब देखने का तुम्हारा तरीका, तो ये कहेगा मुझे 6 दिखाई दे रहा है और ये कहेगा मुझे 9 दिखाई दे रहा है। तो सबके मतलब अलग अलग देखने के तरीके होते हैं। अब सेकंड देखते हैं लैंग्वेज। नाउ सेकंड वन इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज कैसे अफेक्ट कर सकते हैं कम्युनिकेशन में? इन केस ऑफ यूज़ ऑफ इनकरेक्ट वर्ड, अनफेमिलियर लैंग्वेज एंड लैक ऑफ डिटेल, लैंग्वेज कैन एक्ट एज बैरियर टू कम्युनिकेट। मतलब सिंपल सा है, जैसे हमें किस लैंग्वेज में कुछ शब्द मालूम नहीं होते, सामने जो जैसे कोई सामने दूसरे लैंग्वेज में बात कर रहा है तो हमें लगता है कि ये मतलब ये शब्द पहली बार जैसे सुने होंगे, लेकिन हम यूज़ बहुत एक बार अपने लैंग्वेज में करते, तो वो एक बैरियर हो सकता है। जैसे हेलो नमस्ते। अब जैसे जो फॉरेनर ये इंग्लिश है मतलब जो बाहर कंट्री का है वो हेलो एक दूसरे को कहते, लेकिन सेम हेलो अगर हम इंडियन लैंग्वेज उन्हें कहे नमस्ते, तो फिर वो कैसे कहेंगे, जैसे पहली बार उन्होंने सुना होगा तो वो मतलब उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन जो हेलो और नमस्ते का मतलब क्या है, सेम मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि एक ही है। जैसे कोई सामने वाला आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। वैसे उनके फॉरेनर लैंग्वेज में कैसे जैसे हेलो अंकल, हेलो आंटी, वैसे यह एक लैंग्वेज ये बैरियर हो सकता है पर्सपेक्टिव का। तो हम लैंग्वेज भी कह सकते हैं कि एक पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन है, मतलब देखने का अलग अलग तरीका है, लैंग्वेज भी एक। अब थर्ड इज़ पास्ट एक्सपीरियंस। नाउ पास्ट एक्सपीरियंस मतलब पास्ट एक्सपीरियंस कैसे अफेक्ट कर सकता है? आवर पास्ट एक्सपीरियंस ग्रेटली अफेक्ट आवर वे ऑफ थिंकिंग। आवर पास्ट एक्सपीरियंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड अफेक्ट मैनी परसेप्शन। पास्ट एक्सपीरियंस हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। मतलब जैसे हमें कुछ अनुभव, मतलब पहले का, जैसे कोई बंदा, मतलब जैसे ये एक आदमी है, यह आदमी कैसे न्यू जॉब के लिए जा रहा है, लेकिन इससे मालूम है कि है ना इसने जो जॉब पहले कर चुका है, जैसे यहाँ उसे 20,000 पेमेंट मिल रहा था, अब इसे 35,000 कोई नई कंपनी दे रही है, 35,000 जैसे दे रही है कोई नई कंपनी। तो फिर वो क्या कर रहा है कि उसे किस बेस पे दे रही है कि उसे पास्ट एक्सपीरियंस, यानी कि पहले का उसे नॉलेज बहुत है। जैसे हम कह सकते हैं ना कि इसके पास एक्सपीरियंस 5 साल का है, 10 साल का है, तो इसके बेस पर हम कह सकते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब वो आदमी को मालूम है कि कहाँ हमें मतलब जैसे कहाँ डिफ़ॉल्ट हो सकता है, कहाँ मतलब किस बेस पर हम कह सकते हैं कि ये गलत है, या फिर किस बेस पर कह सकते हैं कि हम ये सही है। तो इसे पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे मतलब ये एक विजुअल हो सकता है, मतलब देखने का तरीका। अब फोर्थ है प्री जज। नाउ फोर्थ इज प्री जज। फिक्स्ड आइडिया सच एज थिंकिंग नो वन इन माई क्लास लाइक मी मे स्टॉप अ सडन फॉर्म कम्युनिकेटिंग ओपनली इन क्लास। मतलब प्री जज मतलब कैसे हम पहले से ही डिसाइड कर दिए होंगे कि मतलब ये ऐसा ही होगा, वो वैसा ही होगा। तो ऐसे ही कैसे, जैसे अभी कोई लड़का है उसने पहले ही डिसाइड कर दिया कि मुझे मेरे क्लास में कोई पसंद नहीं करता, तो क्या बोलेगा कि मुझे मेरे क्लास में पसंद नहीं करता, तो उसका भी देखने का तरीका होगा कि मतलब उसकी सोच ही हो गई कि ये कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तो सामने वाले भी लोग उसके ऊपर वैसे ही देंगे। लेकिन अगर तुम पॉजिटिव सोचोगे कि मतलब मैं कर सकता हूँ, या फिर तुम जैसे टीचर कुछ आंसर पूछ रही होगी, क्वेश्चन पूछ रही होगी, तो तुम पहले ही जैसे बता दोगे, तो सामने वाले मतलब क्या आजू बाजू के जो बच्चे वो क्या बोलेंगे कि हाँ भाई ये होशियार है। तो फिर इससे प्री जज मतलब इससे तुम देख सकते हो कि मतलब तुम्हारी पॉजिटिविटी बढ़ गई। तो कैसे हम पहले से जज नहीं कर सकते कि ये खराब है या ये बुरा है, तो इससे ये देखने का तरीका ये भी हो सकता है कि प्री जज से हम पहले डिसाइड कर सकते हैं। अब फिफ्थ देखते हैं क्या है। तो यहाँ फोर्थ लिखा है, लेकिन हम मतलब फिफ्थ है हमारा ये फैक्टर। अब ऐसे ही मतलब करेक्ट कर लेना जब आप नोट्स बनाओगे, तो फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और एट्थ। तो हम फिफ्थ देखते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या है, नॉइस और डिस्टर्बेंस इन द सराउंडिंग में मेक कम्युनिकेशन डिफिकल्ट। अब जैसे दो बच्चे कोई बात कर रहे हैं, तो जैसे आजू बाजू नॉइस होगा तो फिर उन्हें कम्युनिकेशन में डिफिकल्ट होगा, तो एनवायरनमेंट भी एक फैक्टर हो सकता है। एग्जाम्पल, टॉकिंग टू अ फ्रेंड इन फंक्शन वेयर देर इज़ लाउड म्यूजिक प्लेड। मतलब कोई फंक्शन में अगर दो दोस्त बात कर रहे होंगे और आजू बाजू से जैसे बहुत सारे म्यूजिक मतलब लाउड हाई स्पीकर हाई वॉल्यूम में बज रहा होगा, तो डिस्टर्ब हो सकता है। तो कैसे ये भी एक एनवायरनमेंट, ये एक फैक्टर हो सकता है।
अब फिफ्थ है, सिक्स्थ है फीलिंग, यहाँ फिफ्थ है लेकिन आप करेक्ट कर लेना, जैसे ये फिफ्थ, सिक्स्थ और नेक्स्ट सेवेंथ, एट्थ। तो सिक्स्थ है फीलिंग। अब फीलिंग में क्या बताया गया है, आवर फीलिंग एंड इमोशन सच हैज़ लैक ऑफ इंटरेस्ट और नॉट ट्रस्टिंग द अदर पर्सन अफेक्ट कम्युनिकेशन। तो यहाँ क्या है, मतलब फीलिंग्स में कैसे, जैसे हमारा इमोशन या फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब हमें इसमें कुछ मतलब ये ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, या फिर किसी के ऊपर हम भरोसा नहीं करते, तो ये भी एक ये पर्सपेक्शन बन सकता है, ये पर्सपेक्टिव बन सकता है। तो एग्जांपल क्या है, आई एम नॉट फीलिंग वेल देयरफॉर आई डोंट वांट टू टॉक। मतलब जैसे किसी को बुखार है या फिर किसी को बोलने में मतलब तकलीफ हो रही, तो क्या बताएगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, मतलब कुछ नेगेटिविटी हो गया कि ये मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा है ये, या फिर मुझे इग्नोर मार रहा है। तो ये एग्जाम्पल हो सकता है फीलिंग का। तो सेकंड वन क्या है, व्हेन वी फील हैप्पी वी कम्युनिकेट बेटर। मतलब जब हमें अच्छा लगता है, जब हमें मतलब काफ़ी मतलब रिलैक्स फील होता है या फिर किसी से बात करने का मन करता है, तो उससे कम अच्छे से बहुत मतलब फ्रीली बात कर सकते हैं। तो ये एक फीलिंग्स में मतलब ये भी एक अच्छा फैक्टर हो सकता है पर्सपेक्टिव का। तो लास्ट के दो बाकी है, ये एक सेवेंथ और ये एक, यहाँ मतलब करेक्ट कर लेना आप जब नोट्स बनाओगे, सेवेंथ और एट्थ। तो सेवेंथ इज कल्चर साइन विच हैव डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कल्चर सच एज शोइंग अ थंब मीन्स गुड जॉब। मतलब जैसे कि हर एक कल्चर में अलग अलग साइन होते हैं और उनका हर एक साइन का अलग अलग मीनिंग होता है। अब जैसे नॉर्मली हम कहते हैं कि साइन दिखा देते हैं, जैसे थम्स अप कर देते हैं, तो उससे का मतलब क्या होता है, हम दूसरे को जैसे मैसेज करते हैं, थम्स अप वाला जो मैसेज होता है उससे मतलब क्या, गुड जॉब, अच्छा तुमने काम किया है। तो ये एक कल्चर है। और फिर बाद में सेवेंथ वन इज़ पर्सनल फैक्टर। अब पर्सनल फैक्टर में क्या है, पर्सनल फैक्टर इंक्लूड योर ओन फीलिंग, हैबिट एंड वे ऑफ थिंकिंग। ये पर्सनल फैक्टर में जैसे तुम्हारी फीलिंग्स, हैबिट और तुम्हारे सोचने का तरीका बताया गया। फियर एंड लो कॉन्फिडेंस मेक कम्युनिकेशन डिफिकल्ट। इसका मतलब क्या है, पर्सनल फैक्टर में अगर जैसे तुम्हें स्टेज में कुछ है ना, स्पीच देने जाना है या कुछ अनाउंस करने जाना है, तो तुम अगर पॉजिटिव वे या फिर अच्छे मतलब जैसे एकदम बूस्ट होके गए या फिर पॉजिटिव वे में गए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं स्पीच अच्छे तरह से दे सकता हूँ, तो तुम वहाँ कैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, तो तुम अच्छे से बात कर सकोगे, अच्छे से, भले ही हज़ारों के सामने तुम्हें स्पीक ये बोलना पड़े, तुम्हें हज़ारों के सामने अच्छे से क्या तुम्हें प्रेजेंटेशन देना पड़े, तुम कॉन्फिडेंस हाई रहा तो तुम अच्छे से बात कर सकते हो। या फिर अगर तुम्हें डर लग रहा है या तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो है, तो तुम वो कम्युनिकेशन को मतलब अच्छे से तुम हैंडल नहीं कर सकते या तुम अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं दे सकती। तो ये थे टोटल 8 फैक्टर, यहाँ 7 थे लेकिन 8 थे टोटल अगर स्टार्टिंग से काउंट करोगे तो टोटल 8 फैक्टर है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे यूनिट नंबर 2 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।